हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन 4 का सेकंड पार्ट। ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में, जिसका यूज़ किया जाता है ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके पास एक गिलास गर्म पानी है या गर्म दूध है या गर्म चाय है, और आप जानना चाहते हो कि वो कितनी गर्म है, उसका टेम्परेचर कितना है। तो क्या आप क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का ही टेम्परेचर नोट कर सकता है। जबकि गर्म पानी, उबलता हुआ पानी, चाय, दूध, उनका टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा होता है, 42 से काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। उबलता हुआ है तो आपको पता है उबलते हुए पानी का टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हम डॉक्टरी थर्मामीटर से, डॉक्टरी तापमापी से किसी गर्म वस्तु का तापमान नहीं माप सकते। वो केवल ह्यूमन बॉडी के लिए ही बना हुआ है, उसी के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। तो फिर क्या करें? हम तो देखना चाहते हैं कि कितना टेम्परेचर है चाय का। तो उसके लिए एक और थर्मोमीटर का यूज़ होता है, जिसे बोला जाता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, और हिंदी में इसे कहते हैं प्रयोगशाला तापमापी। ठीक है। आपकी बुक में इसका फोटो बना हुआ है, ये देखिए, ये कितना लंबा है ये। ठीक है। ये तो ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है ये क्लिनिकल थर्मोमीटर से काफ़ी बड़ा होता है, साइज में, लंबाई में अधिक होता है। और ये -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर नोट कर सकता है। माइनस में क्यों? क्योंकि ठंडी चीज़ें जो बर्फ़ जैसी ठंडी है या केवल बर्फ़ का आप टेम्परेचर देखना चाहते हो तो वो तो 0 से कम होगा, और 0 से कम के टेम्परेचर को हम माइनस में ही लेंगे ना। 0 से कम का जो टेम्परेचर होगा वो माइनस में होगा। ठीक है। तो इसलिए ये -10 से शुरू होता है और 110 डिग्री सेल्सियस तक गर्म चीज़ें हम इससे टेम्परेचर नोट कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर, प्रयोगशाला तापमापी। लेकिन इसे यूज़ करते वक्त हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए कि इसे हमेशा सीधा पकड़ना है और टेढ़ा नहीं करना है। ठीक है। और जब आप इसको गिलास में डालोगे, जैसे आप इस मान लीजिए इसमें गर्म पानी है और आप उसका टेम्परेचर नोट करना चाहते हो, तो वो चारों तरफ से जो इसका बल्ब है, डॉक्टरी थर्मोमीटर की तरह इसमें भी एक बल्ब होता है, मरकरी होती है, फाइन कैपिलरी ट्यूब होती है। बाकी सब सेम है, बस इसका साइज बड़ा होता है और इसकी रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, ये डिफरेंस है। अच्छा, अब जब आप प्रिकॉशन क्या रखनी है कि जब आप इसको पानी में डालोगे तो इसका बल्ब जो है वो गिलास से टच नहीं होना चाहिए, सिर्फ पानी में बीचों बीच रहना चाहिए, कहीं भी किनारों पे या नीचे सरफेस से टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये सही मेजरमेंट नहीं देगा। ठीक है। तो हाँ, अब आप देखोगे जब आप इसको यूज़ करोगे तो मान लीजिए आपने इसमें डाल दिया, ठीक है, पानी में, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे मरकरी ऊपर चढ़ना शुरू हो गई, और मान लीजिए इसका टेम्परेचर आ गया 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब आप जैसे आपके डॉक्टरी थर्मामीटर में आप क्या करते थे कि उसको मुंह में रखते हैं डॉक्टर, ठीक है, और बाहर निकाल के फिर टेम्परेचर देखते हैं। लेकिन इसमें भी अगर आप इसको पानी से बाहर निकालोगे फिर देखने लगोगे सामने करके, तो वो मरकरी एकदम से फॉल हो जाएगी और नीचे पहुंच जाएगी, आप फिर सही टेम्परेचर नहीं देख पाओगे। क्यों? देखिए यहाँ लिखा भी है, as soon as you take the thermometer out of water, the level of mercury begins to fall. This means that the temperature must be read while the thermometer is in water. तो आपको वाटर के अंदर रखे रखे ही उसका टेम्परेचर देखना पड़ेगा, उसको बाहर निकाल के देखोगे तो आप नहीं ले पाओगे रीडिंग। तो ऐसा क्यों? डॉक्टरी थर्मामीटर में तो ऐसा नहीं था, क्लिनिकल थर्मामीटर में तो हम बॉडी से, मुंह से बाहर निकालते हैं डॉक्टर थर्मामीटर को, फिर रीडिंग लेते हैं, उसका मरकरी नीचे नहीं फॉल होता एकदम से, इसका मरकरी एकदम से फॉल हो जाता है। तो उसका कारण है किंक।
ये है क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि यहाँ पर एक किंक होता है, ठीक है, थोड़ा सा मुड़ाव यहाँ पे होता है कैपिलरी में। तो जब हम इसको मुंह से बाहर निकाल लेते हैं तो भी मरकरी एकदम से नीचे नहीं जा पाती, क्योंकि ये किंक उसको नीचे फॉल होने से रोकता है। तो ये थोड़ी देर वहीं पे रहता है, तो हम आसानी से उसकी रीडिंग आंखों के सामने रख के ले सकते हैं। लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर में किंक नहीं होता। ये देखिए, ये बल्ब है, तो यहाँ पे कोई किंक नहीं होता। तो जैसे ही टेम्परेचर रेज होगा, आप इसको गिलास से बाहर निकालोगे, वो नीचे गिर जाएगा एकदम से। जो आपकी मरकरी है वो फॉल हो जाएगी, क्योंकि उसको रोकने के लिए यहाँ पर कोई किंक नहीं है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड डॉक्टरी थर्मोमीटर, दैट द क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ अ किंक इन इट, बट लेबोरेटरी थर्मोमीटर में, प्रयोगशाला तापमापी में, किंक नहीं होता। बाकी डिजिटल थर्मोमीटर में आपको फर्स्ट पार्ट में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ हीट। ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, ठीक है। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि जब हम क्या करते हैं, गैस पे कोई पैन रखते हैं, किसी मेटल से बना हुआ, स्टील से बना हुआ बर्तन, एल्यूमिनियम से बना हुआ बर्तन, लोहे से बना हुआ बर्तन रखते हैं, तो वो गर्म हो जाता है ना। आप उसको पकड़ नहीं पाते हो, छू नहीं पाते हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप उसको आग से हटाते हो, थोड़ी देर के बाद वो अपने आप ठंडा हो जाता है, तब आप उसको पकड़ पाते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि हीट जो है, पहले गैस से, बर्नर से जो आपने गैस जलाई थी, वहां से गई बर्तन में, ठीक है, और बर्तन गर्म हो गया और एयर ठंडी हो गई। फिर जब आपने उसको साइड में रखा तो बर्तन से आई एयर में। मीन्स हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। हीट हमेशा गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ की ओर चलती है, ठीक है। बर्तन जो आपने गैस पे रखा था, तो पहले गैस ने हीट ट्रांसफर है, गैस यहाँ पर गर्म है, बर्तन ठंडा है, तो गर्म से ठंडे की ओर चली और बर्तन को गर्म कर दिया। अब आपने गैस से हटा दिया बर्तन को, अब इस वक्त बर्तन आपका गर्म है और एयर आपकी ठंडी है, कूल है, ठीक है। तो अब हीट ट्रांसफर कहाँ से होगी, हॉट टू कूल, ठीक है, गर्म से ठंडे की ओर चलेगी और बर्तन आपका ठंडा हो जाएगा। जब हीट सारी बाहर निकल जाएगी तो बर्तन ठंडा हो जाएगा। तो हीट हमेशा ट्रांसफर होती है गर्म पार्ट से ठंडे पार्ट की ओर। जैसे कि यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, आप एक लोहे की रॉड लो या किसी भी मेटल की बनी हुई रॉड ले ली, उसको ऐसे रख दिया, दो ईंटों के बीच दबा दिया, और उसके ऊपर हमने कुछ वैक्स चिपका दी, मोम जिसको आप कहते हो, मोम के टुकड़े लिए और चिपका दिए। अब एक सिरे से हमने मोमबत्ती जला दी और उसको गर्म करना शुरू किया, ठीक है। अब आप देखोगे कि थोड़ी देर के बाद ये वैक्स जो यहाँ पर लगी थी वो पिघल कर नीचे गिर गई, मेल्ट होके। उसके थोड़ी देर बाद ये गिरेगी, फिर ये गिरेगी, और फाइनली सारी वैक्स आपकी पिघल कर नीचे आ जाएंगी। क्यों? हमने तो सिर्फ इस कोने को गर्म किया था, तो फिर ये लास्ट वाली वैक्स भी कैसे नीचे गिर गई, कैसे मेल्ट हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पहले गर्म हुई और गर्म से ठंडे की ओर चली, फिर ये गर्म हुआ एरिया, ये ठंडा है, फिर गर्म से ठंडा, फिर गर्म से ठंडा, और इस तरह हीट ट्रांसफर होते होते पहुंच गई एंड पॉइंट तक। तो वन पॉइंट से सेकंड एंड पॉइंट तक पहुंच रही है हीट, ठीक है। दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड कंडक्शन। दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड कंडक्शन। जब एक गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर ऊष्मा चलती है तो ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को कहते हैं चालन। चालन, कंडक्शन। देखो यहाँ पे अंडरलाइन कर लो, ये यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी है। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। और कंडक्शन किस में होती है? सॉलिड्स में। लोहे की रॉड जो हमने ली वो एक सॉलिड है, ठीक है।
लिक्विड्स में, गैसेस में कैसे होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ सॉलिड में, तो सॉलिड में चाहे वो कोई भी सॉलिड है, चाहे आप यहाँ पर, लेकिन होना चाहिए मेटल का ही, ठीक है। जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। तो जब एक गर्म पॉइंट से फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड, ठंडे सिरे की ओर, गर्म से ठंडे सिरे की ओर जब चलती है, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। और कंडक्शन किस में होती है? सॉलिड्स में, सॉलिड्स में। तो ये लाइन भी अंडरलाइन करो। इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। लेकिन अब क्या यहाँ मैं लोहे की रॉड की जगह लकड़ी लगा दूं, लकड़ी का डंडा लगा दूं, प्लास्टिक का स्केल लगा दूं, तो भी ऐसा ही होगा? तो भी वैक्स मेल्ट होगी क्या? तो भी हीट यहाँ से यहाँ पहुंचेगी? नहीं। क्योंकि सारे सॉलिड्स जो हैं वो हीट को अपने में से नहीं जाने देते, हीट को ट्रांसफर नहीं करते, ठीक है। जैसे कि आपका प्लास्टिक का स्केल हो गया, पेंसिल हो गई, पेन हो गया, ये नहीं जाने देंगे हीट को आगे। तभी तो वो जो आपके फ्राइंग पैन होते हैं, बर्तन होते हैं, प्रेशर कुकर होते हैं, उनके हैंडल प्लास्टिक के बने होते हैं या लकड़ी के बने होते हैं, तो आप आसानी से उसको पकड़ सकते हो। प्लास्टिक गर्म नहीं होती, बर्तन गर्म हो जाता है, क्योंकि बर्तन मेटल का बना हुआ है, वो अपने में से हीट को जाने देगा थ्रू कंडक्शन। लेकिन प्लास्टिक अपने में से हीट को नहीं जाने देगी, तो वो गर्म नहीं होगी। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो हीट को ट्रांसफर करते हैं, दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स। द materials which allow heat to pass through them easily are conductors of heat। ऐसे पदार्थ जो अपने में से ऊष्मा को जाने देते हैं, उन्हें ऊष्मा चालक कहते हैं। और उस विधि को, जिसके द्वारा ऊष्मा जा रही है, उस विधि को कंडक्शन कहते हैं। वो चालन है, ये पदार्थ हैं, ये चालक हैं, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर। लेकिन ऐसे materials which do not allow heat to pass through them easily are poor conductor of heat such as plastic and wood। जैसे प्लास्टिक और लकड़ी अपने में से हीट को नहीं जाने देंगे, उनको हम पुअर कंडक्टर भी बोल सकते हैं या इंसुलेटर भी बोल सकते हैं। ऊष्मा रोधक हिंदी में। ऊष्मा चालक हो गए जो अपने में से हीट को जाने देंगे, और ऊष्मा रोधक हो गए जो अपने में से हीट को नहीं जाने देंगे। कंडक्टर एंड इंसुलेटर। वाटर और एयर जो हैं, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वो भी अपने में से नहीं जाने देते हीट को, लेकिन फिर भी वाटर से तो वाटर तो गर्म हो जाता है, एयर भी गर्म हो जाती है। कैसे? जब वो हीट को अपने में से जाने ही नहीं देते, तो वाटर कैसे गर्म होता है? इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी दी हुई है। ये एक फ्लास्क ली, इसमें पानी लिया, और इसमें हमने पोटाशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डाल दिया। पोटाशियम परमैंगनेट एक केमिकल है जो पिंक कलर का होता है, क्रिस्टल उसका सॉलिड, ठीक है। जैसे आपकी नीली स्याही की वो टिक्कियाँ मिलती थी पहले, कुछ वैसा ही। तो वो हमने यहाँ पे डाल दिया। अब जैसे जैसे हमने पानी को गर्म करना शुरू किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पर पिंक कलर ऊपर उठ रहा है, दिख रहा है आपको? ठीक है। ये इसका मतलब क्या हुआ? ये ऊपर उठता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आग के पास वाला पानी है वो गर्म हुआ पहले, और गर्म होकर वो ऊपर उठ गया, गर्म होकर वो ऊपर चला गया, और साइड से जो ठंडा पानी था वो नीचे आ गया। अब वो भी गर्म हो गया आग के पास, और वो ऊपर उठ गया। तो इस तरह से साइड से पानी, ठंडा पानी आता जाएगा, गर्म होता जाएगा, ऊपर उठता जाएगा। अब यहाँ पर कन्वेक्शन की तरह नहीं हो रहा है, ठीक है, या सॉरी, कंडक्शन की तरह नहीं हो रहा है कि एक सिरे से दूसरे सिरे को, जैसे हमने पीछे पढ़ा ना कंडक्शन में क्या था, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही थी हीट, लेकिन यहाँ पे नहीं जा रही है।
यहाँ पे खुद पानी जो नीचे वाला पानी है वो गर्म होके चला जा रहा है, साइड वाला फिर आ रहा है, वो गर्म हो रहा है, वो ऊपर आ रहा है फिर। तो ये तब तक प्रोसेस होता रहेगा जब तक कि सारा पानी गर्म नहीं हो जाता। दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड कन्वेक्शन। ये कन्वेक्शन है, पिछला पड़ा कंडक्शन, ये कन्वेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। तो पीछे देखिए, हॉट वाटर राइजेज अप, गर्म पानी ऊपर उठता जाएगा। कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउनवर्ड, ठंडा पानी नीचे आता जाएगा। टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट, जहां से हीट उसको मिल रही है। दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट एंड राइजेस एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन। सो दिस मेथड इज कॉल्ड कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन कहाँ होता है? लिक्विड्स में और गैसेस में, ठीक है, एयर में, वाटर में। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा जब हम एयर में भी कन्वेक्शन के ही थ्रू हीट ट्रांसफर होता है। अच्छा, कन्वेक्शन को हिंदी में कहते हैं संवहन। ठीक है, जैसे वो चालन था, ये संवहन। तो ये होगा कन्वेक्शन किस किस में? लिक्विड्स में, वाटर में और एयर में। अच्छा, आपने देखा होगा जब हम आग जलाते हैं धुआं निकलता है, ठीक है, और धुआं जो है वो हमेशा ऊपर ही उठता है, साइड में क्यों नहीं जाता, हमेशा ऊपर ही क्यों उठता है? तो धुआं हमेशा ऊपर इसीलिए उठता है क्योंकि वहां पर कन्वेक्शन होती है। जब हमने आग जलाई, ठीक है, तो आग के ऊपर जो एयर थी वो गर्म हो गई। गर्म होके एयर हल्की हो जाती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। जब एयर यहाँ वाली ऊपर उठेगी तो अपने साथ धुएं को भी ऊपर की ही तरफ ले जाएगी ना, इसलिए। अब यहाँ देखो, एक एक्टिविटी दी है, आपने एक मोमबत्ती जलाई, मोमबत्ती के ऊपर आपने अपना हाथ रखा और एक हाथ आपने साइड में रखा। तो आपको ऊपर वाले हाथ पे गर्मी फील होगी लेकिन साइड वाले पे नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ कन्वेक्शन हो रही है। जो मोमबत्ती के ऊपर वाली एयर है वो गर्म होकर ऊपर उठ रही है और आपके हाथ को लग रही है, जिससे आपको गर्मी फील हो रही है। लेकिन साइड वाली गर्म नहीं हो रही। ठीक है, साइड वाली फिर आएगी, गर्म होगी, फिर ऊपर उठेगी। तो ये कन्वेक्शन ऐसा ही वाटर में होता है, ऐसे ही लिक्विड में। तो संवहन यानी कि कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होता है लिक्विड्स और गैसेस में। ठीक है, अब एक और तरीका है हीट ट्रांसफर का, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। रेडिएशन तीन तरीके हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। हमने कंडक्शन और कन्वेक्शन में पढ़ा कि हीट को ट्रांसफर होने के लिए कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए। हीट को यहाँ पे चाहिए सॉलिड, सॉलिड उसी के थ्रू हो रही थी, या फिर वाटर उसी के थ्रू ट्रांसफर हो रही है, या फिर एयर। कुछ ना कुछ मीडियम है जिसके थ्रू हीट आगे जा रही है। लेकिन सन से, सूर्य से जो हम तक हीट पहुंचती है, हमारे और सूर्य के बीच में बहुत सा ऐसा एरिया है जहां पर एयर नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, तो भी वहां से हम तक हीट पहुंच रही है। कैसे? दैट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड रेडिएशन। जब बिना किसी मीडियम की हीट ट्रांसफर होती है, हम तक पहुंच जाती है, that method is called radiation. The transfer of heat by radiation does not require any medium. इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए। जैसे हम हीटर के सामने बैठे हैं तो हीटर से गर्मी अपने आप हम तक पहुंच रही है। ऐसा नहीं कि हमें गर्माहट लेने के लिए हीटर को टच करना पड़ेगा तभी वो ट्रांसफर होगी हम तक, नहीं, हमें दूर से आती है ना गर्मी हीटर की। ठीक है, तो वो दैट इज रेडिएशन, वो रेडिएशन के थ्रू हम तक पहुंच रही है। ठीक है, तो डायरेक्ट नहीं पहुंच रही, डायरेक्ट टच नहीं हम उसको कर रहे, कोई भी मीडियम हम नहीं दे रहे। मीडियम बेशक बीच में एयर है लेकिन वो एयर को गर्म करेगी ना, हमें थोड़ा ना, मतलब एयर से होती हुई हम तक नहीं पहुंचेगी, डायरेक्ट हम तक पहुंचेगी। दैट इज कॉल्ड रेडिएशन, जिसमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। और इसको हिंदी में बोलते हैं विकिरण। इसको हिंदी में कहते हैं विकिरण। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हीटर से पहले एयर गर्म होगी फिर एयर हमें गर्म करेगी, नहीं, हम डायरेक्ट हीटर से हीट ले रहे हैं और सन से हीट ले रहे हैं बाय दिस मेथड रेडिएशन। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, मान लो
यहाँ पर ये मैं बैठी हूँ, ठीक है, और मेरे सामने आप बच्चे एक लाइन में बैठे हो, 1 2 3 4, 4 बच्चे मेरे सामने बैठे हैं। अब मेरे पास एक बॉल है, मैंने ये बॉल 4th बच्चे तक पहुंचानी है। तो मेरे पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका, मैं ये बॉल पहले बच्चे को दे दूं, फिर वो दूसरे को पास करेगा, फिर तीसरे को पास करेगा, फिर चौथे को पास करेगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दिस मेथड इज कॉल्ड कंडक्शन। यही तो है कंडक्शन, कि एक गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर जब हीट ट्रांसफर हो रही है, दैट इज कंडक्शन, यानी कि चालन। दूसरा तरीका है कि एक चौथा बच्चा खुद उठ के मेरे पास आए और बॉल मुझसे ले ले, दैट इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में ऐसे ही होता है ना, ये देखो, पानी खुद यहाँ पर आया, साइड से गर्माहट ली, गर्मी ली और ऊपर चला गया। उसी तरह बच्चे ने खुद उठ के मुझसे बॉल ले ली। सेकंड मेथड हो गया कन्वेक्शन, जो कि एयर और वाटर में होता है। तीसरा तरीका ये है कि मैं बॉल डायरेक्ट फेंक दूं चौथे बच्चे के पास। मैंने इसको भी नहीं दी, इसको भी नहीं उठना पड़ा, बस मैंने डायरेक्ट फेंक दी, उस तक पहुंच गई, दैट इज रेडिएशन, दैट इज विकिरण। रेडिएशन डायरेक्ट, बिना किसी मीडियम के, बिना किसी माध्यम के, मैंने सीधे उस तक पहुंचा दी, जैसे हीटर से हमें हीट मिल रही है, दैट इज रेडिएशन। तो आज हमने हीट ट्रांसफर के 3 मेथड पढ़े, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन होती है सॉलिड्स में, कन्वेक्शन होती है एयर एंड वाटर में, और रेडिएशन बिना किसी मीडियम के होती है, हीट ट्रांसफर। थोड़ा सा पार्ट इसका बच गया, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।